मेरा नाम सत्यप्रकाश है और मैं दृष्टि आईएएस में ऑफलाइन भी पढ़ा हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ा हूँ। विजन आईएएस में ऑनलाइन पढ़ा हूँ। तो जो मैं पढ़ाऊँगा वह जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी अब बताते कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम। सामान्य विज्ञान में देखो, विज्ञान इसलिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस लिखा जाता है एग्ज़ाम में, ताकि जो लोग इंटर के बाद बायोलॉजी लिए हैं या नहीं लिए हैं, ग्रेजुएशन में लिए हैं या इंटर में लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं साइंस से, तो उस अकॉर्डिंग से एग्ज़ाम में बिल्कुल इक्वल करके बनाया जाता है ना। इसीलिए सामान्य जनरल साइंस लिखा जाता है ये। अब विज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान। क्लास में बहुत मज़ा आएगी इसमें। और रसायन विज्ञान। ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्या है, समझिए इसको बात। सिलेबस के अकॉर्डिंग और परीक्षा में अभी तक 2015 से अब तक 2026 चल रहा है, तो लगभग जीव विज्ञान से जो प्रश्न आए हैं वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आए हैं। और भौतिक और रसायन से संबंधित 8+ लगभग। इनका जो हम एवरेज निकालेंगे, जो औसत निकालेंगे, वह औसत है लगभग 20 से 25 प्रश्न। सिविल सर्विसेज में पूछा ही जाता है, पीसीएस में। ठीक, तो इसके बाद अब हम सिलेबस समझेंगे। इससे पहले इरेज कर दे रहे हैं। हम जीव विज्ञान के सभी तरीके से इसका सिलेबस समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है, हम पढ़ेंगे जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे हम चैप्टर में कोशिका, इस सब्जेक्ट में कोशिका पढ़ेंगे। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम टिश्यू, यानी कि ऊतक। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले, मतलब देने से पहले, उसके सिलेबस पे हम सबसे पहले सिलेबस उसका पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट, यानी कि रक्त परिसंचरण और हृदय। रक्त परिसंचरण और हृदय, है ना, ये सिलेबस है। और इसके बाद आता है पाचन तंत्र हो गया। इसके बाद आपका प्रजनन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब जो उत्सर्जन होता है उसे पढ़ेंगे। उत्सर्जन पढ़ेंगे हम। फिर श्वसन पढ़ेंगे, जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। कंकाल पढ़ेंगे, नहीं कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। इसी तरह पूरा सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस को समझना चाहिए। तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र में ही हम पढ़ेंगे जो आता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी
तंत्र। सिलेबस तो जरूरी है पढ़ना ना, बिना सिलेबस के क्या है, कुछ नहीं है ना। पादप प्रजनन है, पादप हो गया आपका, फिर इसके बाद पादप हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन्स हैं, प्रकाश संश्लेषण आ जाता है पढ़ने के लिए, है ना। प्रकाश संश्लेषण आ जाता है पढ़ने के लिए। और रोग है, रोग पढ़ेंगे हम। आनुवांशिक एवं जैव विकास है, आनुवांशिक एवं जैव विकास। जो चैप्टर हम प्रतिदिन पढ़ेंगे उस चैप्टर का जो घटना चक्र है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ हैं, जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उनको हम रिवीजन भी करेंगे, है ना। तब फिर मज़ा आएगा। इसके बाद अदर में यानी बायोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको, है ना। जो कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ना। क्या है बायोलॉजी? है जो जीवों के बारे में, जो जीव हैं, है ना, उनके अध्ययन के लिए है, या उनके अध्ययन के लिए है बायोलॉजी। जैसे प्लांट हो गया, है ना, जो पौधे हैं, इनका जो अध्ययन होता है वो बॉटनी में होता है, वह बॉटनी में होता है, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्लास में मज़ा आएगा एकदम, बिल्कुल मस्त। एनिमल्स है ना, यानी कि जो जीव हैं, इनका जो अध्ययन है वो जूलॉजी में किया जाता है। इनका अध्ययन जूलॉजी में। इसी को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान कहा जाता है। और एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहा जाता है सूक्ष्म जीव। इसे कहा जाता है सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है इसका अध्ययन, इसमें दो हैं जो पढ़ा जाता है, एक बैक्टीरिया, एक वायरस है। एक बैक्टीरिया है और दूसरा वायरस है। इसी को कहा जाता है एक जीवाणु। ये क्या है? जीवाणु है और यह विषाणु है। जीव विज्ञान। ये शब्द क्या है? शब्द आया कहाँ से है ना भाई? इसके बारे में तो समझना जरूरी है ना कि जीव विज्ञान आखिर है क्या, किसने खोजा है। तो सबसे पहले अरस्तु साहब ने इस विषय पे उन्होंने अध्ययन किया था, है ना। इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जीव विज्ञान का इनको पिता कहा जाता है। और जीव विज्ञान जो शब्द है, यानी कि जो जीव विज्ञान ये शब्द है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था?
तो जो प्रयोग किए थे वो थे लेमार्क, ट्रेविरेनस साहब। जीव विज्ञान शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। और सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे प्लांट्स के ऊपर, ये जो प्लांट है इसके ऊपर थियोफ्रेस्टस थे। थियोफ्रेस्टस थे। इनकी जो पुस्तक है, यानी जो इनकी बुक है वो हिस्टोरिया प्लांटरम है। हिस्टोरिया प्लांटरम है। और फादर ऑफ जो बॉटनी है इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। और जंतुओं पे किसने साहब ही किए थे, है ना, अरस्तु साहब किए थे। इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलम। ठीक, हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक का नाम है। और सूक्ष्म जीव पर जब किए थे इसका अध्ययन तो उनको कहा जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक। सजीव वृद्धि एवं विकास, वो कैसे है, वो है सेल डिवीजन। वो है सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिकीय विभाजन। कोशिकीय विभाजन, इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सजीव में वृद्धि होगी कैसे, आखिर सजीव में जो वृद्धि है वो आखिर होती कैसे है, तो बता रहा हूँ। नर यानी कि मेल, मादा यानी फीमेल। ठीक, नर में क्या, शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। और मादा अंडाणु, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एग। ठीक, एग कहा जाता है। इन दोनों के, नर और मादा के जो शुक्राणु हो, जो आपस में मिलते हैं महिला के गर्भाशय में, जब मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु, तो इनका जो एक तरह से निषेचन होता है उसी को कहा जाता है नंबर ऑफ हाफ कहा जाता है क्रोमोसोम। तो इसको भी नंबर ऑफ हाफ से दर्शाया जाता है, एन से। ठीक, अब इनका जो निषेचन है, बनने की प्रक्रिया बता रहा हूँ, यानी कि जो निषेचन है वह जब मिलेंगे दोनों, यानी कि जाइगोट बनेगा, है ना, यानी कि जाइगोट और या युग्मक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 2n। जब ये 2n हो जाएगा तो यहीं क्या हो जाएगा, 4 8 16 16 के बाद 32 के बाद 64 दूना 128 दूना 256, 4 8 16 32 64 128 और 256। अब इनका ये है क्या, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इनका n, जिसे n से दर्शाया जाता है। ठीक, तो इन दोनों के मिलने से नंबर ऑफ 2n हो जाता है। इनका जो प्राथमिक स्तर होता है
इनका जो एक तरीके से प्राथमिक स्तर होता है, इनका जो एक तरह से प्राथमिक स्तर, स्तर का मतलब क्या, जन स्तर है इनका, है ना, जीव बनेंगे भाई, तो है ना। तो इसमें होता है प्राथमिक के स्तर में 3 प्रकार के होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, मीसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। एक्टोडर्म होता है और दूसरा है मीसोडर्म, और तीसरा है आपका एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म, इंग्लिश थोड़ा मेरी वीक है, ठीक है। इन्हीं तीनों के मिल से, मतलब कि यही जो हैं तीनों, इन्हीं के मिलने से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग के बाद शरीर का निर्माण होता है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, इसको समझते हैं। इसका मतलब प्रजनन का है कि अपने समान जैसे स्वयं हो उसी की तरह पैदा करना। जैसे आम है, अपने समान पैदा करना। इसका मतलब ये होगा कि जैसे गाय है तो वह गाय बैल को ही बच्चे उससे बर्थ होना, जन्म होंगे, है ना। आम है तो आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, है ना, और कुछ नहीं फल होगा, तो वही है। इसमें जो आता है वो है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसमें जो पहला है लैंगिक प्रजनन और दूसरा है अलैंगिक। अलैंगिक यानी कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका लैंगिक प्रजनन है और एक अलैंगिक प्रजनन है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम पहले के समझते हैं कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में इसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं। इसमें नर प्लस मादा दोनों भाग लेते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि यह चीज की शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही जाइगोट यानी कि युग्मक का निर्माण होगा। जाइगोट बनेगा, उसके बाद अंग बनेगा, टिश्यू हर तरीके से बनने जाएगा, जो शरीर बनता है ना। ये चीज़ हो गया। और इसी में एक आता है बाह्य लैंगिक। बाह्य लैंगिक का मतलब क्या है? बाह्य लैंगिक प्रजनन, आंतरिक लैंगिक प्रजनन, है ना। बाह्य लैंगिक में जैसे मेढक होता है, मेढक क्या करता है, पानी में अपना वो टार्पेट छोड़ता है, गैमेट, तो उसके द्वारा निषेचन होता है, यानी कि शरीर से वो बाहर कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें जो बाहरी कर रहा है, ये इसका उदाहरण है अलैंगिक प्रजनन का, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं ले रहे हैं। और बाह्य लैंगिक का मतलब यह हुआ कि जैसे आजकल देखो 5, 6, 7 साल बीत जाता है और किसी के बेबी बॉर्न नहीं होता, जन्म नहीं होता है, तो एक तरह से वैज्ञानिक ने खोजा है बेबी टेस्ट ट्यूब, उसके बारे में ही बताएंगे। सबसे पहले बाह्य और आंतरिक लैंगिक के बारे में समझ लीजिए, ये चीज़ क्या होता है। और उससे भी पहले ये चीज़ हम समझते हैं कि ये निषेचन की जो प्रक्रिया है कैसे और कहाँ पर होती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये होता है अब महिला के
हाँ, निषेचन में जो होता है वो उसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यही क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ स्पर्म, यहाँ नर का क्या होता है? स्पर्म होता है, और यहाँ मादा का अंडाणु होता है। ठीक है, ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब ही है। तो इन दोनों का क्या होता है? निषेचन होता है। इसी को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक, नर और मादा, इनका शुक्राणु और मादा का अंडाणु। ये होता है इस तरह से कि एक वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया, बनाया गया एक परखनली है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु, मादा का अंडाणु और शुक्राणु। ठीक, इन दोनों को इसमें रखा जाता है परखनली में। तो यहीं से क्या बनता है? जाइगोट निर्माण करता है, और यही क्या बनता है? एक जाइगोट बन जाता है, यानी कि युग्मक बन जाता है। और जब जाइगोट बनता है, इसमें तब बनता है एक विद्युत किरण की बौछार की जाती है। विद्युत किरण की बौछार की जाती है। ठीक, इसे टेम्परेचर, जो इसका सामान्य टेम्परेचर हो, टेम्परेचर रखा जाता है। ये जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो इसे महिला के गर्भ में इंसर्ट कर दिया जाता है ना। महिला के गर्भ में इंसर्ट कर दिया जाता है। जब ये इंसर्ट हो जाता है तभी वहीं क्या होता है? 9 महीने के बाद बेबी का जन्म होता है। इसी को कहा जाता है IVF। इसी प्रणाली को कहा जाता है IVF। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। इन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसको, ये जब निषेचन होता है तो। यही जो प्रक्रिया है निषेचन का, इसी को कहा जाता है IVF। अब आती है अलैंगिक प्रजनन क्या है? अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक, है ना। इसमें क्या होता है कि मेल यानी कि मादा, नर और मादा, इसमें वो दोनों भाग भी नहीं लेते हैं। हमने जैसे पहले बताया कि नर और मादा बिल्कुल इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो इनके शरीर की एक कायिक कोशिका से एक नया जीवन तैयार हो जाता है। वो कैसे बता रहा हूँ। इसमें नर एवं मादा भाग नहीं लेते। अभी समझाया ना ये IVF सिस्टम। जो इसमें नर मादा कहाँ भाग लें? उनके शुक्राणु अंडाणु ही है ना। कायिक कोशिका से एक नया जीवन
बनता है ना, या तैयार हो जाता है। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक कायिक कोशिका क्या है ना। कायिक कोशिका एक शेल है, सोमैटिक सेल। कायिक कोशिका एक सोमैटिक सेल है। इसमें जो 46 गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम, इसमें नर और मादा के जब शुक्राणु अंडाणु नहीं रहते तो वो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये आपका सोमैटिक सेल है। इसके उदाहरण से शायद बेहतर समझ पाएंगे। जैसे बाइनरी फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन यानी कि अमीबा। बाइनरी फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन यानी कि अमीबा। इसी को कहा जाता है द्विखंडन। इसी को क्या कहा जाता है? द्विखंडन। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती अमीबा की। इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है। कैसे देखोगे इसे? ले लो एक माइक्रोस्कोप वगैरह, उसी से इनको देख सकते हो। यह एक अमीबा एक कोश की है, या क्या है? एक कोश की अमीबा एक कोश की है। देखो कैसे अलैंगिक है ये भाई। अमीबा का क्या है? एक केंद्रक है। अमीबा का ये केंद्रक है ना। यही जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं। यहीं से टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो एक नए अमीबा का जन्म हो जाता है। यानी कि इन दोनों का जन्म हो गया। देखो इसमें कहीं भी नर मादा युग्मक भाग लिए नहीं लिए ना। यही है प्रक्रिया अलैंगिक, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक है उदाहरण, चलो उदाहरण दे देता हूँ एक और। हम हाइड्रा है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कभी कभी हाइड्रा आखिर है क्या। किताबों में जब देखोगे तो इसी आकार का बना रहता है। हाइड्रा इसी आकार का बना है। हाइड्रा क्या है? एक जलीय है, एक जंतु है हाइड्रा। ये क्या है? कुछ लोग इसे पौधा समझ लेते हैं बेवकूफ़ की तरह। ये क्या है? एक जलीय जंतु है। इसी को कहा जाता है मुकुल। इसे कहा जाता है मुकुल कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे, मतलब कि बिना असेक्सुअल है तो कैसे दो बनते हैं? देखो जब ये किसी पत्थर वगैरह से टकरा जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं तो इतना कट जाता है, तो वही क्या होता है? फिर से एक बन जाता है हाइड्रा। आज के बाद समझ लीजिएगा कि हाइड्रा एक जलीय जंतु है। क्लोन। अब ये क्या बवाल आ गया? क्लोन। अभी तक तो अमीबा के बारे में, हाइड्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब ये बवाला नहीं है। देखो एक क्लोन है, जो इसकी क्लोनिंग प्रक्रिया है, इसके प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। इसकी क्लोनिंग जो प्रक्रिया है क्लोनिंग की, उसी प्रक्रिया से क्या होता है? क्लोन तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल हूबहू यानी कि स्वयं के जैसे वह स्वयं के जैसे क्या होता है? तैयार हो जाता है। इसे विज्ञान के द्वारा बनाया जाता है। क्लोन का मतलब ये होता है किसी भी जीव का हूबहू उसके जैसे कॉपी करना, है ना, उसके समान, उसकी प्रतिलिपि, उसकी
प्रतिलिपि। क्लोन एक आलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अभी बताएंगे वो कैसे है। इसमें देखो एक बाह्य आकार की समान होता है और आनुवंशिक गुण भी होता है। बाह्य आकार की इसके बाह्य आकार की और आनुवंशिक गुण समान। आनुवंशिक गुण के समान। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी नर से उसके नर के जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु से जब शेल लिया जाता है, इस तरह से नर है और ये मादा है, ठीक। नर का स्पर्म और मादा का एग। मान लो एक उदाहरण के तौर पर ये एक कोई व्यक्ति है ना, बी कोई एक महिला है। अब इसके क्या लिया जाएगा, शेल लिया जाएगा। इनमें क्या लिया जाएगा, सेल लिया जाएगा, एक एक शेल। और इन सेल से इसके जो केंद्रक हैं, इसके भी सेल के जो केंद्रक हैं, अगर इसका बनाना है क्लोन व्यक्ति का तो इसके केंद्रक को ले लेते हैं, इसके केंद्रक को ले लेते हैं। अब महिला के जो सेल हैं उसके जो केंद्रक को हटा देते हैं, केंद्रक को हटा के हाँ उसके सेल को ले लेते हैं। अब इन दोनों के मिलाने के लिए ही प्रक्रिया चलती है, इन दोनों के मिलाने की ही प्रक्रिया चलती है, जिसे हमने बताया था कि आईवीएफ। और इसके पहले थोड़ा ये समझना ज़रूरी है कि आखिर क्लोन तैयार कौन किया था सबसे पहले। देखो, दुनिया का सबसे पहले जो क्लोन तैयार हुआ था भेड़ है। इस भेड़ का नाम है डॉली। इस भेड़ का नाम है डॉली, नाम है इस भेड़ का नाम डॉली है। और जो तैयार किए हैं वैज्ञानिक, उनका नाम है इल्मुर, इयान इल्मुर। इयान इल्मुर और उनके सहयोगी लोग इसको तैयार किए हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के। देखो, इतना पता चल गया ना कि ये क्या है, लेकिन ये सिर्फ पीसीएस तक लगभग ये जो है क्वेश्चन से बन सकते हैं। कैसे, पीसीएस में अगर पूछ भी लिया कि दुनिया का सबसे पहले जो वैज्ञानिक तैयार किए हैं क्लोन, इयान इल्मुर प्लस उनके सहयोगी द्वारा, उसका नाम क्या है जो तैयार हुआ है उस जीव या जंतु पर, भेड़, यानी कि डॉली नाम है उसका। लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, यूपीएससी ये क्वेश्चन में दुनिया का सबसे पहले जो क्लोन तैयार हुआ है डॉली जो जीव है उसका नाम भेड़ है। हाँ, वैज्ञानिक इयान इल्मुर जो स्कॉटलैंड के निवासी हैं, उस संस्था का नाम बताइए जो बनाया गया है, मतलब जिसने बनाया है उस संस्था का नाम। क्वेश्चन बन जाता है, बढ़िया क्वेश्चन। मतलब सब कुछ घुमा के उसने पूछ लिया कि संस्था का नाम बताओ। घबराओ मत, हम संस्था का नाम भी बता दे रहे हैं। संस्था का नाम क्या हो सकता है, रोजलिन। उस संस्था का नाम है रोजलिन। इसके बारे में भी तो ज़रूरी है जानना, आखिर कब तैयार किया गया था। तो जो क्लोन तैयार किया गया था वो है NDRI के द्वारा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन संस्था, संस्था या और कुछ भी बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, ठीक। अब सबसे पहले जो तैयार किया गया था, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि है क्या, मतलब है कहाँ है। तो यह करनाल में है, यह करनाल में है। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल है हरियाणा में, दिख रहा होगा सब। भारत में सबसे पहले वर्ष 2009 में जब एनडीआरआई ने एक क्लोन तैयार किया था भैंस का क्लोन तैयार की थी, ठीक। क्लोन, उसका नाम था, जो भैंस थे उसका नाम था गरिमा, उसका नाम था गरिमा, नाम था गरिमा। और इसके बाद हैं महिमा, स्वरूपा, महिमा, स्वरूपा, अपूर्वा, देखो एक है दिपाशा। दिपाशा के बारे में जानना जरूरी है। देखो दिपाशा एक छत्तीसगढ़ के जंगल में रहने वाली जंगली भैंस है। छत्तीसगढ़ के जंगल में रहती है। इससे होता है क्लोन तैयार किया जाता है कि इनकी हाँ आबादी भी बची रहे, कभी ना कभी जरूरत पड़े तो लुप्त ना, एकदम विलुप्त ना हो जाए इनकी आबादी। और ख़ास बात यह है कि ये ना 36 लीटर दूध देती थी दिपाशा। और एक है इनमें स्वरूपा या अपूर्वा है, वो 25.5 लीटर दूध देती थी, 25.5 लीटर। देखो इन सब का मकसद यह है बनाने का कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या का बढ़ना। तो कभी न कभी लगा सरकार को या वैज्ञानिक को कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें कमी आएगी, और आई भी कमी है। तो इसीलिए वैज्ञानिक ने और एनडीआरआई ने तैयार किया है ये चीज़ें, ठीक। और एनडीआरआई, देखो एनडीआरआई प्लस शेर कश्मीर, ये विश्वविद्यालय है। क्या है ये? विश्वविद्यालय है। इन्होंने मिलकर एक बकरी का क्लोन तैयार किया था 2012 में। बकरी का तैयार किया था, उसका नाम था नूरी। कब तैयार किए थे? वर्ष 2012 में। एनडीआरआई प्लस शेर कश्मीरी विश्वविद्यालय, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया था जीवों का वर्गीकरण। यही तो लिखवाए थे चैप्टर, जीवों का वर्गीकरण। इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंग्लिश की थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर। जीवों को वर्गीकरण, इससे संबंधित क्या है, मतलब कि जीवों का वर्गीकरण क्या है। देखो जीवों का वर्गीकरण अगर समझे तो सबसे पहले किए थे इन्होंने कैरोलिनियस ने। किसने किया था? कैरोलिनियस ने किया था सबसे पहले, है ना। सर्वप्रथम इन्हें नहीं किया था, सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण कैरोलिनियस ने, ठीक है। और जब इन्होंने वर्गीकरण किया इसका तो 2 में इन्होंने किए थे, प्लांट और एनिमल में किए थे। उसके पहले
देखो प्लांट और एनिमल, इन्होंने कहा कि जीवों का जो जगत है उसका वर्गीकरण है वह प्लांट और एनिमल है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि जगत में, यानी कि जीवों का वर्गीकरण जगत में, दो जीवों का वर्गीकरण जगत में। इनका प्लांट और एनिमल्स में इनका कहने का क्या मतलब था कि वो कैसे हम बता रहे हैं उदाहरण, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अब उसके पहले हम यह समझते हैं कि जो वर्गीकरण है, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, यह नाम किसने दिया? तो जीवों का जो वर्गीकरण है, इन्होंने दिया था डी कंडोल ने। डी कंडोले ने वर्गीकरण का सबसे पहले क्या दिया था? शब्द। अच्छा समझ में आएगा ये इस तरह लिखने पे शायद। देखो प्लांट और एनिमल्स में क्या है, प्लांट में आ जाता है पौधे में एक तरह से मटर, क्या है? मटर है, यानी कि जो मटर है वो एक तरह से फिजम और स्टेबम है। ये मटर का क्या है? स्टेबम है। इन्होंने कहा कि ये जो पहला नाम होता है इसका, ये है वंश और ये है जाति। कैरोलिनियस साहब ने कहा था। इसी तरह मेढक है ना? मेढा भी तो है राना, अपने आप को समझने वाले ना, राना टेगरिन। तो ये क्या है? वंश है और ये जाति है। और इसी में आ जाता है मनुष्य, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस ये क्या है? ये वंश है और ये जाति है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। दो नाम पद्धति के जन्मदाता। कैरोलिनियस, जो भी हमने बताया वही चीज़। इनकी एक पुस्तक का नाम है, उसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने क्या बताया कि जैसे सेल है, ठीक, सेल, अगर सेल में जो इनका जो सेल वाल है, ठीक, सेल में क्या है? जो सेल वाल है इसको कहते हैं कोश की भित्ति। कोश की भित्ति, सेल वाल को कोश की भित्ति। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि इनमें से जो परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो एक और वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर, जो R.H. व्हिटेकर साहब थे, इन्होंने कहा कि आपने 2 दिया था, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं 5, इनमें हम 5 का क्लासिफिकेशन करेंगे। उसी को कहा गया कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। पांच जगत का वर्गीकरण है। पांच जगत का वर्गीकरण किस
किसने दिया? R.H. व्हिटकर साहब ने। वो पांचों के नाम इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हम बना लेते हैं एक टेबल इस तरह से। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट जिसे प्लांटिया कहा गया था, है ना, और एनिमल यानी कि एनिमिलिया। इनका वर्गीकरण किया गया है। किसने किया था? R.H. व्हिटकर साहब ने किया था। इन्होंने बताया कि ये जो मोनेरा है ये क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका है। और जो प्रोटिस्टा है या यूकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक में इसमें क्या है? एक कोश की है। अभी हमने बताया था उदाहरण तमाम तरीके से, है ना। फंगी है, फंगी में यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक प्लस मल्टी सेलुलर, ठीक। हाँ, कोश का उपस्थित और अनुपस्थित जो है इसके लक्षण में इसको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड अमीनो अम्ल है। ये क्या है? अमीनो अम्ल भी, ठीक। और इसी तरह प्रोटिस्टा में कुछ भी नहीं है, प्रोटिस्टा में कुछ भी नहीं है। और इसकी जो फंगी है उसमें इसके अनुपस्थिति में इसके उपस्थिति होता है सेलुलोज रहित होता है। इसमें उपस्थिति में क्या होता है? सेलुलोज, सेलुलोज होता है। प्लांटी में क्या होता है? ये फंगी का है, प्लांटी में क्या है? सेलुलोज है, ठीक। सॉरी, इसमें जो है इसके फंगी में उपस्थित सेलुलोज रहित होता है, उपस्थित प्लस सेलुलोज रहित होता है, ठीक। प्लांटी में सहित है, सेलुलोज सहित है, और इसमें अनुपस्थिति है इसकी। इसी तरह आ जाता है इसका और एक केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। अनुपस्थिति मोनेरा में क्या होता है? अनुपस्थिति इसकी रहती है, और प्रोटिस्टा में इसकी उपस्थिति होती है। प्रोटिस्टा में इसकी उपस्थिति होती है, फंगी में उपस्थिति होता है, और प्लांटी में भी उपस्थित होता है, और एनिमल में उपस्थित होता है, ठीक। इसकी उपस्थिति होती है। अब इसके कार्य एवं संरचना के बारे में समझेंगे, कार्य प्लस संरचना के बारे में। मोनेरा में इसकी जो है कोशिकीय है, या क्या है? कोशिकीय है। प्रोटिस्टा कोशिकीय है, प्रोटिस्टा क्या है? कोशिकीय है। और जो फंगी है यह बहुकोशिकीय है। इसके उदाहरण भी तो बताया हूँ, यह बहुकोशिकीय है। और प्लांटी क्या है? प्लांटी के ऊतक, ऊतक या इसके अंग, ऊतक या अंग, ठीक। अच्छा, ऊतक क्या है? ऊतक भाई जो सेल है, जो टिश्यू है, उसी के समूहों को कहा जाता है, उसी के
समूह को कहा जाता है। और पोषण की विधि, लास्ट है पोषण की विधि। पोषण की विधि, यह एक तरह से मोनेरा स्वपोषी है, ठीक, स्वपोषी है। रसायन, इसका संश्लेषी जो है प्रकाश का, यानी कि स्वपोषी मतलब कि रसायन संश्लेषी प्रकाश और संश्लेषी है, तथा परपोषी है अमृत परजीवी है। संश्लेषी है प्रकाश, मृत और परजीवी, ठीक। इसी तरह आपका प्रोटेस्टा है वह स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी है तथा परपोषी है। प्रकाश संश्लेषी है और परपोषी है। फंगी है, फंगी परपोषी है। फंगी क्या है? परपोषी है। और प्लांटी क्या है? मृत एवं परपोषी है। मृत एवं परपोषी। आपका एनीमिया है प्रकाश संश्लेषण परपोषी है। प्रकाश संश्लेषण परपोषी। अगर इनमें से जो कुछ भी समझ में ना आए, जो कुछ भी समझ में ना आए, जो कुछ भी समझ में ना आए वो चीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर कहीं कुछ भी गलती निकलती है उसको कमेंट करिएगा ताकि उसे सुधार कर सकें और आपको हम अच्छी तरीके से बता सकें। और यह आपको मिलेगा कहाँ? PYQ भारत पर। PYQ भारत पर YouTube चैनल पर। अब इसके बाद हम इससे संबंधित जो घटना चक्र है और जो हैं PYQ जिनमें बेहतर तरीके से दिया गया है हम उनमें से छाटेंगे। एक जो एग्ज़ाम में आया है लगभग 10-15 साल से इस चैप्टर से संबंधित, उसको हम सॉल्व करेंगे हम लोग अब।